Hello. Very good morning, dear students. In surface chemistry, we have been talking about colloids, and I have given you introduction of what exactly are colloid, true solution, and suspension. Now, in today's topic, we shall be in great length talking about colloids. The first thing that we are going to talk about today is classification of colloids. तो कलॉइड्स को क्लासिफाई करने के लिए देर आर थ्री डिफरेंट वेज फर्स्ट इज विल टेक इट वन बाय वन फर्स्ट मेथड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन physical state of disperse phase and dispersion medium. So in my last video, I have told you disperse phase is somewhere equivalent to solute and dispersion medium is somewhat equivalent to solvent. तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड अपॉन है कि डिस्पर्स फेज जो है उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट जो है वो कैसी है। तो इसके बेस पे हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हमने डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बारे में बताया हुआ है कि उनकी कौन सी फिज़िकल स्टेट है, तो उनकी एग्जाम्पल कौन सी हैं और उनका नाम क्या हो सकता है। पहले चलिए कॉलम में फर्स्ट कॉलम में डिस्पर्स फेज है, सेकंड कॉलम में डिस्पर्शन मीडियम है, फिर उस कोलाइडल सोल का नाम क्या है। जैसे फर्स्ट सॉलिड सॉलिड है तो उसे सॉलिड सोल कहते हैं, और चौथे कॉलम में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है या फर्स्ट क्लासिफिकेशन में जो ए पार्ट है, डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्शन मीडियम भी अगर सॉलिड होगा तो इस तरह की सोल को सॉलिड सोल कहा जाएगा। इसकी एग्जाम्पल है कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स ऐसे वाले जिनमें कुछ कलर सा होता है, लाइक यू मस्ट हैव सीन रूबी एट्सेट्रा। तो वहाँ पे भी ये जो जेमस्टोन्स होते हैं तो उनमें जो सॉलिड इन सॉलिड नाम का कोलाइडल सोल प्रेजेंट होता है। कलर जो है वो सल्यूट का काम करता है। सॉलिड इन लिक्विड, अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो इसे सोल कहा जाता है। एग्जाम्पल पेंट्स और मडी वाटर है। डिस नंबर 3 पे आ जाते हैं। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो जब भी डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा तो उसे एरोसोल्स ही बोलेंगे। इसकी एग्जाम्पल स्मोक और डस्ट है। आपको पता ही है कि गैस में यानी एयर में स्मोक भी होती है, डस्ट भी होती है। तो जो स्मोक और डस्ट पार्टिकल हैं वो सॉलिड है, तो वो एयर में प्रेजेंट है, वो गैस है। तो ये क्या हो गया, एरोसिल हो गया। लिक्विड इन सॉलिड, आपने घर में कभी पनीर बनता हुआ देखा होगा, घर वाला पनीर। हम यूरोपियन पनीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम नीदरलैंड के पनीर की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कॉटेज चीज़ बनाने के तरीके ही अलग होते हैं। हम यहाँ पे इंडिया में अपने घर की किचन में जो चीज़ बनता है तो उसमें जब पनीर बनता है उसमें लिक्विड तो होता ही है। तो लिक्विड इन सॉलिड, डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो ये इसको जेल का नाम दिया जाएगा। एग्जाम्पल इसकी है चीज़, बटर, जेलीज एट्सेट्रा। फिफ्थ है टाइप, डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, इसको इमल्शन बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल है एक तो दूध और एक हेयर क्रीम्स। सिक्स्थ है कि डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड होगा, डिस्पर्शन मीडियम अगर गैस होगी, ठीक है, तो इसे यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम गैस आ गई, इसे एरोसोल कहते हैं। इसकी एग्जांपल फॉग, मिस्ट, स्प्रेज एट्सेट्रा है। नंबर 7 पे आ जाते हैं। डिस्पर्स फेज गैस है और जो डिस्पर्शन मीडियम है यानी सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, तो उसे सॉलिड फॉर्म कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल प्यूमिस स्टोन है। आई डोंट नो यू रिमेंबर और नॉट। प्यूमिस स्टोन जो है, इससे ना हम अपने पैर वगैरह साफ करते हैं ना, जब आप सैलून में, आजकल तो सैलून बंद है, चलो पेडिक्योर मैनिक्योर करवाने जाते हो
तो प्यूमिन स्टोन से आपके पैरों को साफ करते हैं। अब घरों में भी लोगों ने रखे होते हैं प्यूमिन स्टोन, तो उनमें छोटे छोटे होल्स भी नज़र आते हैं, तो वो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं उसमें। तो ये प्यूमिन स्टोन होता है, इसे सॉलिड फॉर्म कहा जाता है। एट्थ टाइप है इस क्लासिफिकेशन की, डिस्पर्स फेस गैस है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, और इसको फॉर्म कहा जाता है। इसकी एग्जांपल झाग है, फ्रूट, हिप्ड क्रीम है, सोप लेदर है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे हमने इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात की है, यहाँ पे भी इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करी है। दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास कोलाइडल सोल की क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं। तो उनके इस क्लासिफिकेशन में उनको कहा जाता है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, क्या वो एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते। तो बेस्ड अपॉन सेकंड क्लासिफिकेशन ये कोलाइड्स दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स। Lyophilic collide when disperse phase has a great affinity toward dispersion medium. They love each other, huh? But they don't say "I love you," but they love each other because they are not human beings. So they don't say, they don't chat on the WhatsApp. I love you. No, no. But they love each other. So जो disperse phase है, it has got great affinity for dispersion medium. और इसकी एग्जांपल है स्टार्च, प्रोटीन, रबर एट्सेट्रा। ओके। लाइफोबिक कोलाइड्स होते हैं जिनमें फोबिक, फोबिक का मतलब आपको पता है फोबिया वर्ड से आया होगा। तो फोबिक, फोबिया मीन के दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तो उनके बीच में कोई एफिनिटी नहीं होती। इट्स लाइक दैट आई एम ओके यू आर ओके, दे डोंट से लव आई लव you each other, neither they do love each other. So they don't have to do chat on the WhatsApp even. So they are like disperse phase and dispersion medium are like this, I'm okay, you are okay. आपने ये किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? You must read, it's a very good book available in the market. I'm okay, you are okay. So इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में I'm okay, you are okay. इसकी एग्जांपल्स हैं मेटल्स लाइक सिल्वर और गोल्ड का कोलाइडल सोल, और इसके अलावा सल्फाइड का आर्सेनिक, आर्सेनिक सल्फाइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सोल, ये लायोफोबिक कोलाइड में आ जाते हैं। ठीक है। आगे इनके डिफरेंसेस जो हैं वो आप डेफिनेटली हम आगे चल के पढ़ते हैं, तो या वो आप अपने आप भी रेफरेंस टेक्स्ट से कर सकते हो। एक मैं स्पेशल नेमिंग इनकी बताना चाहता हूँ कि अगर डिस्पर्शन मीडियम यानी सॉल्वेंट अगर वाटर हो कोलाइडल सोल में, तो इस तरह की कोलाइडल सोल को एक्वा सोल या हाइड्रोसोल कहा जाता है। अगर डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल हो तो इस तरह की कोलाइडल सोल को एल्कोसोल कहा जाता है, और अगर डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन हो तो उसे बेंजोसोल कहा जाता है, और अगर डिस्पर्शन मीडियम गैसेस हो तो इस तरह की सोल को एरोसोल कहा जाता है। Am I clear to you? ओके। मैं तो अपने आप ही ओके कही जा रहा हूँ, आपको मुझे बताना होता है ना व्हाट्सएप पे टाइप करके कि ओके वी हैव अंडरस्टूड, वी हैव नॉट अंडरस्टूड। हाँ, सो दैट यू डोंट डू, यू शुड। तो ये तो फिर वही बात हो गई मेरे पढ़ाने का, आई एम ओके यू आर ओके, हैं? तो ठीक है, इंटरेक्ट कीजिए, बताइए, लायोफिलिक कोलाइड की तरह बन जाइए। मैं डिस्पर्शन मीडियम हूँ, आप डिस्पर्स फेस बन जाइए, बट डोंट से आई लव यू ईच अदर। ओके। सो लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड के डिफरेंसेस हैं, बहुत इजी हैं। फर्स्ट डिफरेंस यही है कि लायोफिलिक कोलाइड में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, दे हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर ईच अदर। एंड लायोफोबिक कोलाइड में हार्टेड
काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के टूवर्ड्स कोई ग्रेटर अफिनिटी नहीं होती। लाइफ कोलाइड को बनाने के लिए ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लाइफ कोलाइड की डिटेल आगे चल के आएगी, पर लाइफ कोलाइड की डिटेल जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि लाइफ कोलाइड को प्रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बस आपने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को डायरेक्टली मिक्स कर देना है, नथिंग एल्स, तो लाइफ कोलाइड बन जाएगा। पर लाइफ कोलाइड को बनाने के लिए यू नीड स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर हो सकता है कि लाइफोबिकुलाइड जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। लाइफोलिकुलाइड जो कि डायरेक्ट मिक्सिंग से बनते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर हैं, तो इनको दोबारा से आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हो। पर लाइफोबिकुलाइड जो हैं बनते ही बड़े डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हैं, तो ये इरिवर्सिबल इन नेचर हैं, इनको दोबारा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम में सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। पहले तो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते, तो अगर हम इनकी कोलाइडल सोल बना देते हैं लाओफोबिक कोलाइड की, तो ये दे बिकम इरिवर्सिबल इन नेचर, दे जस्ट बिकम inseparable फ्रॉम ईच अदर। फोर्थ डिफरेंस है कि जो लायोफिलिक कोलाइड हैं, अगर आप इनको सॉल्वेंट में डाल रहे हो, दे बिकम हाईली हाइड्रेटेड। तो इसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स सॉल्वेंट, सो दे आर नॉट हाइड्रेटेड और वेरी लेस हाइड्रेटेड। लाइफोलिक्लाइड अदरवाइज वेरी स्टेबल होते हैं। लाइफोबिक्लाइड को अगर आप स्पेशल मेथड से बनाते हो तो ये स्टेबल है, अदरवाइज ये अनस्टेबल है, और इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें बाहर से स्टेबलाइज़र जो हैं वो डालने पड़ते हैं। लाइफिलिक क्लाइड के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो कोई असर तो इसके ऊपर नहीं होगा, पर अगर लार्जर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल देते हो तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। इसको हम आगे वाले लेक्चर जो आएंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करेंगे। लाइफोबिकुलाइट तो बनते ही बड़े मुश्किल से हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, पर इनमें स्टेबलाइज़र्स डाले होते हैं इनको स्टेबल करने के लिए, नहीं तो ये अनस्टेबल ही होते हैं। तो स्टेबलाइज़र की वजह से ये इरिवर्सिबल भी हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दूँ तो इसकी क्या हो जाती हैं, प्रेसिपिटेशन हो जाती हैं। I could have very well, taught you this chapter through printing papers. Like I've taken up one lecture, I think one or two lecture on the printing medium. But when I saw the this video quality was not very good, so I again started writing the chapter. So I hope you will appreciate this. Okay, if you appreciate it is good. If you don't appreciate, it's fine. I'm okay. You are okay. ओके, चलो। लेकिन यू शुड, बिकॉज लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो अगर मैं आपसे बात नहीं करूँगा तो पढ़ा पढ़ा के तो पागल हो जाएंगे हम। हाँ, तो बात तो करनी बनती है ना हमारी। तो 6 डिफरेंसेस हमारे हो गए हैं लाइफिलिक और लाइफोबिकुलाइड के बीच में। और सातवां डिफरेंस हमारा ये है कि लाइफिलिक कोलाइड जो हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सोल में से लाइट को पास कर देते हैं तो लाइट को वो स्कैटर कर देते हैं, तो उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो लाइफोबिकुलाइट जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लाइफिलिकुलाइट जो है वो नहीं शो करते। वैसे आगे चल के टिंडल इफेक्ट भी आएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सम colloidal soul or some solution which is having particle size between true solution and suspension is a colloidal soul, and that is a lipophobic colloid. They scatter the light, and any colloidal solution which scatter the light, the phenomena is called as Tyndall effect, and this is called as lipophobic colloids. आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये दो तरह की क्लासिफिकेशन हमने कर ली है। तीसरी क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ colloidal soul on the basis of types of particle of dispersed phase.
डिस्पर्स फेज यानी कि जो सल्यूट पार्टिकल हैं उनकी नेचर कैसी है, उसके बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। तो ये तीन तरह के होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड एंड एसोसिएटेड कोलाइड, जिनको माइसिलीज भी कहा जाता है। पहले मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स पे आ जाइए। ये बनते हैं जब छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और उनका साइज़ जो है कोलाइडल सोल के साइज़ जितना हो जाता है, यानी 10 ऑंगस्ट्रॉम से लेके 10,000 ऑंगस्ट्रॉम के बीच में। तो इनको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल गोल्ड सोल है, सल्फर सोल है। सोल हम कोलाइडल सोल में यूज़ करते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एक्सेट्रा है। तो इट इज़ योर फर्स्ट टाइप of third classification. Second is macromolecular colloids. ये इस तरह के कोलाइड्स होते हैं, इनके मॉलिकुलर साइज पहले से ही बड़े लार्ज होते हैं, पर इनको जब सूटेबल सॉल्वेंट में डालते हैं, आई सेड सूटेबल सॉल्वेंट में, तो ये इनका जो फॉर्म है वो कोलाइडल सोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनको मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहा जाता है। ये ऑलरेडी लार्जर इन साइज़ होते हैं। जैसे कि मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड में हमने कहा कि छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं। एग्रीगेट करके उनका साइज़ कोलाइडल साइज़ के बराबर हो जाता है। पर मैक्रो, जिसका नाम ही मैक्रो है, मतलब लार्जर इन साइज़ है, तो ये बहुत ही लार्जर इन साइज़ होते हैं, बहुत ही लार्जर इन साइज़ होते हैं। और जब ये बहुत ही लार्जर इन साइज़ होते हैं तो डेफिनेटली इनको सूटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे तो इनका साइज़ तो ऑलरेडी बहुत बड़ा था, कोलाइडल सोल के साइज़ के बराबर हो जाता है। तो फिर इन दैट केस सच टाइप ऑफ कोलाइड्स आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। थर्ड हमारे पास है एसोसिएटेड कोलाइड्स। हाँ, इसकी एग्जांपल मैक्रोमोलिक्यूल की, मॉलिकुलर कोलाइड्स की बतानी है। नायलॉन के, अब ये मत समझना कि नायलॉन का कपड़ा पकड़ के उसको पानी में डाल दो तो बोलो कि सर मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बन गया। नो, या रबर को लेके जो इरेज करने वाला होता है उसे पानी में डाल दो, बोलो सर मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बन गया। नहीं भाई, ये जब नायलॉन या रबर या पॉलीस्टायरन मिलता है, ये सूटेबल सॉल्वेंट में ही मिलते हैं, और ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं और सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इनको बाद में ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, उसके बाद इनको फ्रीज़ किया जाता है, फिर ये सॉलिड फॉर्म में आपके पास आते हैं। तो उससे पहले ये कोलाइडल फॉर्म में ही हमें मिलते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन की जो थर्ड टाइप है वो एसोसिएटेड कोलाइड है, जिसे माइसिलीज कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे एक स्टार भी लगाया हुआ, तो यहाँ पे फिर से लगा देता हूँ। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको लो कॉन्सेंट्रेशन में जब आप किसी मीडियम में डालोगे तो ये एग्रीगेट कर जाएंगे, यानी कि एक आपस में जुड़ जाएंगे। हाँ, और इनको एग्रीगेशन के बाद एसोसिएटेड कोलाइड कहा जाता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल प्रॉपर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये एग्रीगेटेड पार्टिकल जो हैं ये एक राउंड सर्कल की फॉर्म में होते हैं, और इनको माइसिलीज कहा जाता है। इनको माइसिलीज कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज माइसिलीज। यूसिली माइसिली नहीं, माइसिलीज। हाँ, बाद में आप कहोगे यूसिली, माइसिली, ही सिली, शी सिली, नो, माइसिलीज। तो एसोसिएटेड कोलाइड में हमने बताना है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम एक मीडियम में लो कॉन्सेंट्रेशन पे डालते हैं तो वो कोलाइडल स्टेट प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज उसके पार्टिकल एग्रीगेट करके एक एसोसिएटेड कोलाइड बना देते हैं, और वो एक राउंड सा सर्कल बनाते हैं, जो हमें आगे चल के हम आपको बताएंगे, जिनको माइसिलीज कहा जाता है। तो अगर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ये माइसिलीज बनने के लिए, कि बनाने के लिए आपको
डिस्पर्स फेज की एक मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, उसके ऊपर ही ये माइसिलीज बनती हैं और इसको क्रिटिकल माइसिलर कॉन्सेंट्रेशन या सीएमसी कहा जाता है। सो द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन above which these myceles are formed, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जिस पे ये माइसिलीज बनती हैं उनको क्रिटिकल माइसिलर कॉन्सेंट्रेशन या सीएमसी कहते हैं। साबुन, सरफेस एक्टिंग एजेंट साबुन, और इसके अलावा सरफेस एक्टिंग एजेंट की एग्जांपल साबुन है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं, ये माइसिली की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और इनकी क्रिटिकल माइसिली कॉन्सेंट्रेशन जो है 10⁻³ पर मोल होती है, यानी इसके अबव ही ये माइसिली फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है। और इसके लिए माइसिल फॉर्मेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है, उस टेम्परेचर के बिना माइसिल फॉर्मेशन नहीं बनती। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। तो आपने अब मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड के बीच में जो है वो एक डिफरेंस पढ़ना है। तो मैंने आपको इतना कुछ इसमें करवाया, तो आप ये मैंने लिख दिया है, राइट योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ नोट्स एंड रेफरेंस बुक दैट हैज़ बीन सजेस्टेड टू यू। आप इन दोनों चीज़ों की हेल्प से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो कोलाइड की हमने क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ ली। अब माइसिलीज के बारे में आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको माइसिलीज पढ़ाता हूँ कि माइसिलीज क्या होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर माइसिलीज, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ माइसिलीज। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं। माइसेलीज जो हैं ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैं। अब हम पीछे ये वर्ड बहुत बार आया माइसेलीज। तो माइसेलीज एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैं। ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, पर अगर इनको बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में डाल दो डिस्पर्शन मीडियम में, तो ये कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और माइसिली में लगभग 100 मॉलिक्यूल्स या उस नॉर्मली मतलब मिनिमम 100 मॉलिक्यूल होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि हम साबुन को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो साबुन का फार्मूला हमने यहाँ पे जो लिया है सोडियम स्टीरेट लिया है। तो सोडियम स्टीरेट का फार्मूला होता है C17H35COO नेगेटिव Na+, ये सोडियम स्टीरेट है। तो जब हम साबुन को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमें सोडियम और स्टीरेट आयन दे देता है, यानी कि ये कटाइन और एनाइन अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये दिखाया हुआ है कि ये सोडियम स्टीरेट है, इसको आपने वाटर में डाल दिया तो स्टीरेट आयन अलग हो गए, सोडियम आयन अलग हो गए। तो ये जो स्टीरेट आयन है C17H35, ये 17 कार्बन है, 1 2 3 ऐसे करके दिखाए हुए हैं, ये 17 तक कार्बन है इसके। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जो आपको इसकी राउंड सा थोड़ा ओवल सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये COO नेगेटिव पार्ट है। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, दैट मीन्स इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर। और ये जो कार्बन की चेन है C17H35 है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि ये पानी से रिपेल होती है। और ये पानी के अंदर साबुन जो है माइसिली फॉर्मेशन बनाता है। कैसे, मैं आपको अभी इसकी डायग्राम भी शो करता हूँ। देखिए, ये सोडियम स्टीरेट को मैंने पहले पानी में डाला, तो पहले तो माइसिली फॉर्मेशन नहीं बनी क्योंकि हमने साबुन की लो कॉन्सेंट्रेशन ली है। तो मैंने कहा था कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे लोगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो ब्लैक कलर की आपको वेवी सी लाइन नज़र आ रही है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है और ये COO नेगेटिव है, यानी कि स्टीरेट है। सोडियम प्लस जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन में जब साबुन को पानी में डालोगे।
लेकिन साबुन मतलब सोडियम स्टीरेट यहाँ पे। तो सोडियम स्टीरेट को अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में वाटर में डालोगे तो सोडियम तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब कि उसमें फ्रीली मूव करेगा। और इसका जो COO नेगेटिव पार्ट है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर सा बना लेगा। इसमें हम ज़्यादा तो नहीं बना सकते, बट ये मिनिमम 100 से ज़्यादा होते हैं। और ये लाल रंग की जो नज़र आ रही हैं ये इसकी हाइड्रोकार्बन चेन है C17H35। तो स्टीरेट आयन जो है एक स्फेरिकल आयनिक फॉर्म बना देती है वाटर के अंदर, जिसे माइसिली कहा जाता है। लेकिन माइसिली बनाने के लिए आपको सोडियम स्टीरेट की या साबुन की या जो भी आप डिस्पर्स फेज इसमें डालना चाहते हैं डिस्पर्शन मीडियम में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत हाई होनी चाहिए, तभी माइसिली फॉर्मेशन बनती है, नहीं तो माइसिली फॉर्मेशन नहीं बनती। और इसी के ऊपर बेस्ड है मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं। सोडियम स्टीरेट हमें और ये माइसिली फॉर्मेशन जो है ये हमें डेफिनेटली हेल्प करेगी ये बताने के लिए कि हाउ यू कैन क्लींस द क्लोथ्स। लेट्स सी। ये क्लोथ है, ठीक है। नहीं, नहीं है क्लोथ, पेपर है। नहीं, आप मान लीजिए ना ये क्लोथ है। ओके, ये क्लोथ है, उसके ऊपर गंदगी लगी हुई है, ग्रीस पार्टिकल या डर्ट है, बाहर इतना सारा पोल्यूशन होता है, ये ग्रीस है इसके ऊपर लगी हुई है। तो आपने इसको कपड़े को सोप सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर दिया, तो ये माइसिली लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे तो ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये जो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन है ये पानी से रिपेल होती है, क्योंकि ये पानी है तो ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। और ये जो नेगेटिव पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है। सोडियम तो चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाना शुरू कर देगी और अल्टीमेटली मतलब हमने ये जो ग्रीस पार्टिकल है उसे ऑयल लिख दिया, तो उसके तरफ एक इनसर्कल्ड स्ट्रक्चर बना देगी जिसे माइसिली फॉर्मेशन कह देते हैं। और सोडियम जो है वो वाटर में होता है। तो जो स्टीरेट आयन है यानी कि C17H35COO नेगेटिव, वो क्या करता है, ऑयल की वाटर के साथ एक इमल्शन बना देता है स्टेबल। मतलब आप वैसे ऑयल को वाटर में डालो तो क्या ऑयल वाटर में डिज़ोल्व होता है? नहीं होता। आप उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दो या साबुन डाल दो तो देखना ऑयल डिज़ोल्व हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड इमल्शन। तो उसमें जो साबुन होता है या डिटर्जेंट होता है वो स्टेबलाइजिंग एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, क्योंकि वो इमल्शन बनाता है। तो यहाँ पे जो कपड़े के ऊपर मैल लगी हुई है या ऑयल लगा हुआ है, जो आपके खाना खाते वक्त आपके ग्रेवी गिर गई है, चिकन खाते हुए ग्रेवी, अच्छा आप वेजिटेरियन हो, ओके कोई बात नहीं, कड़ी खाते हुए कड़ी नहीं पसंद, चलो जो चीज़ भी पसंद है आप वो अज्यूम कर लो, अपने मुंह में थोड़ा पानी ले आओ। तो वो आपके कपड़े पे गिर गई है, तो जो आपकी मेड है या आपकी मॉम है वो कपड़े धो रही हैं, तो वो साबुन लगा रही हैं कपड़े के ऊपर। तो साबुन जो है वो ऑयल को सराउंड कर लेगा। तो जो ऑयल है और वाटर है उसके बीच में इमल्शन बन गई साबुन की वजह से। साबुन ने उसको स्टेबलाइज कर दिया। फिर आप उसे आप नहीं, आप कौन सा घर में कपड़े धोते हो? धोते हो? नहीं धोते अच्छा, फिर आपके मॉम उसको जब ऐसे ऐसे रब करेंगे तो ये जो ऑयल पार्टिकल है और उसके ऊपर एक्सेस ऑफ वाटर भी डालेंगे फ़िल्टर करने के लिए, तो जो ऑयल पार्टिकल हैं वो बाहर बह जाएँगे, कपड़े से बाहर निकल जाएँगे और इस तरह से जो कपड़े हैं वो साफ़ हो जाएँगे। हाँ, ये जो नेगेटिव चार्जेज़ हैं ये एग्रीगेट करते हैं और ये नेगेटिव चार्ज एक स्फेरिकल फॉर्मेशन यहाँ पे कर देते हैं, जिसको माइसिली फॉर्मेशन कह देते हैं ऑयल के आसपास। और COO नेगेटिव पार्ट है, ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ये COO नेगेटिव पार्ट है।
तो इनकी रिपल्शन की वजह से ये बहुत ज़्यादा भी एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। इस तरह से आप अपने कपड़े को साबुन से धो सकते हो। वेल मुझे पता आपके दिमाग में क्या खुराफाती दिमाग है आपका और उसमें ये चल रहा है, सर हम तो साबुन से कपड़े हमारे घर में धोते ही नहीं, हमारे घर में तो एरियल और सर्फ एक्सेल यूज़ करते हैं। कोई बात नहीं, हम आपको एरियल से कपड़े धुलवा देते हैं या सर्फ एक्सेल से धुलवा देते हैं। तो डिटर्जेंट जो हैं वो भी इसी तरह से काम करते हैं, उनमें भी एक नेगेटिव पार्ट होता है और वो नेगेटिव पार्ट सल्फोनिक एसिड हो सकता है और एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब अगर आप डिटर्जेंट ले लेते हो तो डिटर्जेंट मैंने यहाँ पे जो कॉमनली यूज़ डिटर्जेंट है, मतलब जो सस्ते डिटर्जेंट मार्केट में, अब ये मत कहना सर हमने तो एरियल से ही धोने हैं। जो अब महंगे वाले भी होते हैं उनमें भी सोडियम लोराइल सल्फेट होता ही है। तो सोडियम लोराइल सल्फेट जो है CH3CH211OSO3Na+ है। तो ये CH3CH211 जो है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, पानी से रिपेल होता है। जो OSO3 पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये पानी की तरफ और ये नेगेटिव चार्ज है और Na+ जैसे उसमें पानी में चला गया था वैसे ही। तो बाकी ये एग्जाम्पल जो है ये वाला जो ऑयनिक डिटर्जेंट मैंने यहाँ पे दिया है इसको एनॉयनिक डिटर्जेंट कहते हैं। एनाइनिक डिटर्जेंट इसलिए कि इसका जो लार्जर पार्ट है CH3CH211OSO3 ये सारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सिर्फ Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इसे एनाइनिक डिटर्जेंट कहा जाता है। तो ये काम लेकिन वैसे ही करेगा जैसे साबुन ने किया था। ये माइसिली बनाएगा और उस माइसिली को वो भी एनाइनिक माइसिली थी साबुन वाली भी, ये भी एनाइनिक माइसिली है या आप इसे आयनिक माइसिली कह सकते हैं। डिटर्जेंट एक्चुअली 3 तरह के होते हैं। मैं आपको तीनों से कपड़े धुलवा देता हूँ। एक एनाइनिक डिटर्जेंट होते हैं जो कि ये हैं, एक कटाइनिक डिटर्जेंट होते हैं। कटाइनिक डिटर्जेंट में जो ये वाला पार्ट है CH3 CH2 15 CH3 3 N, ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसको हम ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं। तो आप देखिए कि इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इतने बड़े पार्ट पे एक हाइड्रोकार्बन चेन है कितनी बड़ी और एक नाइट्रोजन है। तो इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है और इसलिए इस तरह के डिटर्जेंट को हम कटाइनिक डिटर्जेंट कहते हैं। इस तरह के डिटर्जेंट को हम क्या कहते हैं, कटाइनिक डिटर्जेंट कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम है सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड और इसका माइसिल फॉर्मेशन बनाने का फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्टली वही है जो कि साबुन में था। सिटाइल का मतलब होता है 16, 16। तो ये 1 और 15 कितने हो गए, 16। ट्राई मिथाइल, ये CH3 3 बार है तो ट्राई मिथाइल हो गया। एन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे अमोनियम कह देते हैं और साथ में ब्रोमाइड है। ये इरेज़र ख़त्म हो गया मेरा, मैं इसको रब करके आपको नोट्स में चलो हो ही गया थोड़ा सा, चलो निकल ही आया स्क्वीज़ होके, इज्जत रख ली अच्छा, ये रब हो गया। अब इस पूरे के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये इस तरह के डिटर्जेंट को हम कटाइनिक डिटर्जेंट कहते हैं। इसका नाम आपने याद करना है, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, और ये माइसिल फॉर्मेशन की एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज कपड़े धोए और हमने मतलब सबने भी धोए कपड़े, मैंने अकेले ने थोड़ी धोए हैं। तो मिलके सबने कपड़े धोए और कोलाइडल सॉल्यूशन की जो जितनी भी क्लासिफिकेशन थी वो हमने पढ़ी। आई एम वेरी श्योर द लेक्चर इज़ वेरी क्लियर टू यू। होपफुली यू मस्ट हैव एंजॉयड द लेक्चर। रेस्ट आई विल टेक अप टुमारो।
थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।